वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 2 दिन पहले यानी 14 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका विषय था अधिशेष कार्मिकों या शिक्षकों के समायोजन के संबंध में। तो इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से शिक्षक है वो अधिशेष की श्रेणी में आएंगे, उनका निर्धारण या पहचान कैसे होगी, उसके बाद में क्या प्रक्रिया रहेगी, अधिशेष जो भी शिक्षक है उनकी किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, और जो लेटेस्ट दिशा निर्देश क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पदों का निर्धारण किस तरीके से होगा। तो समस्त जो विशेष रूप से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षक या कार्मिक है, उनके समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी महात्मा गांधी विद्यालय में भी कई साथी है वो अधिशेष में आगे हैं, और अन्य जो सामान्य विद्यालय है राजकीय विद्यालय, उनमें भी कई शिक्षक अधिशेष कार्मिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनके संबंध में पहली बात है कि पदों का निर्धारण किस तरीके से होगा, और पदों की संख्या से जितने भी एक्सेस होंगे, ज़्यादा होंगे, वो सारे अधिशेष में आ जाएंगे। तो क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा। तो विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान हेतु विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है इसमें कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, महात्मा गांधी विद्यालय वगैरह, उनमें अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो 14/6/2019 के अनुसार है, प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। यानी जो इस आदेश के तहत जो 14/6/2019 का जो आदेश था, उसमें जितने भी पद स्वीकृत है उसी के अनुसार माने जाएंगे, चाहे अभी भी वो पद है वो शाला दर्पण पोर्टल पर या स्वीकृत नहीं हुए हो, लेकिन जो भी आदेश था उसकी अनुपालना में ये स्वीकृत माने जाएंगे। दूसरा, ये तो गया अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संबंध में। हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद और कर्मोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश जो है 30/6/2015 के अनुसार स्वीकृत माने जाने, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है। यानी हिंदी माध्यम जो भी विद्यालय है उनमें स्वीकृत पद और कर्मोन्नत विद्यालय में जो नामांकन के आधार पर जितनी भी पोस्ट होगी, वो जो 30/4/2015 का आदेश है उसके अनुसार जो भी पद है वो स्वीकृत माने जाएंगे, चाहे अभी भी वो स्वीकृत होना शेष हो। तो ये दो जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था, इसी के आधार पर पदों का निर्धारण होगा। अब बात करेंगे कि अधिशेष कार्मिक कौन होंगे, उसकी पहचान कैसे होगी। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षक या कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यकरण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से ही कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों या कार्मिकों को अधिशेष माना जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जहाँ अभी जैसे कार्मिक जो नए चयन हुए हैं, उनके बाद या कार्यकरण के पश्चात पहले से जो कार्यरत थे, जो अचयनित शिक्षकों की श्रेणी में आ रहे हैं, वो सारे अधिशेष में माने जाएंगे। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मापदंडानुसार सृजन पद योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। यानी जितना मापदंड है उसके अनुसार जितने भी पद स्वीकृत है, मान लो 10 पद स्वीकृत है और वहाँ अभी पहले से ही 12 या 13 कार्मिक हैं, तो जो भी 3 कार्मिक होंगे वो अधिशेष माने जाएंगे। 10 ही पद स्वीकृत है तो उसके अधिक जितने भी होंगे वो सारे अधिशेष माने जाएंगे। अब कौन कौन माना जाएगा या उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, सीनियरिटी या जूनियर या सीनियर जो भी होगा वो किसको उसमें शामिल किया जाएगा अधिशेष में, उसका भी आगे विवरण क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है, यानी प्री प्राइमरी जहाँ संचालित है, में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यकरण की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। मतलब जो भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जहाँ प्री प्राइमरी चल रही है और वहाँ प्री प्राइमरी के लिए अलग से शिक्षक ने कार्यकरण कर लिया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों ने अगर कार्यकरण कर लिया है, तो जो पहले शिक्षक पूर्व प्राइमरी पढ़ा रहे थे, खासकर लेवल 1 के जो अध्यापक, वो सारे अधिशेष में माने जाएंगे। तो ये भी विशेष बात हो गई कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को पढ़ाने वाले जो लेवल 1 के शिक्षक है वो भी अधिशेष माने जाएंगे उस स्थिति में जब वहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक है वो पदस्थापित हो जाए, यानी उनकी पोस्टिंग हो जाए। जो विशेष शिक्षक होते हैं जो प्री प्राइमरी के लिए होते हैं, अगर उनकी पोस्टिंग हो जाती है तो लेवल 1 वाले वो वहाँ जो पहले प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे वो अधिशेष माने जाएंगे। अगला है, कर्मोन्नत विद्यालय में शासन के निर्देश अनुसार जो 30/4/2015 के अंकित मापदंडानुसार, यानी उस आदेश के तहत जितने भी मापदंड के अनुसार, नामांकन वगैरह के अनुसार जितने पद स्वीकृत है, उन पदों से अगर अधिक शिक्षक कार्यरत है
तो वो सारे शिक्षक है वो अधिशेष माने जाएंगे। अगला, जिन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल 1 या लेवल 2 द्वितीय का पद स्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक या बेसिक कंप्यूटर निर्देशक BCA का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित है, वो अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। यानी अगर मान लो कंप्यूटर पद पे कोई पहले से कार्यरत है और अगर वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक या बेसिक कंप्यूटर निर्देशक आ जाता है, तब तो वो पद है वो अधिशेष माना जाएगा। और अगर मान लो वो कोई भी बेसिक कंप्यूटर निर्देशक नहीं आ रहा है और वो पहले से ही वहाँ कोई शिक्षक कार्यरत है कंप्यूटर शिक्षक पे, तो उसको अधिशेष मानते हुए समायोजित किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिस स्तर की अंग्रेजी कक्षाएं संचालित हो रही है, मान लो प्राइमरी तक हो रही है, मिडिल तक हो रही है, सेकेंडरी तक हो रही है, जिस भी स्तर तक हो रही है, उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जो मापदंड लागू होंगे उनके अनुसार हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व मापदंड अनुसार स्वीकृत पदों में अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। यानी जितने भी पद स्वीकृत है उससे अगर ज़्यादा है तो वो सीधी सी बात है अधिशेष मांगेंगे। और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में स्वीकृत पदों, किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी स्कूल वगैरह में जितने भी पद स्वीकृत है या मापदंड अनुसार स्वीकृत योग्य पद से अधिक कार्मिक है, जितने भी कार्मिक अधिक हैं, पद मान लो 10 स्वीकृत है और कार्मिक 13 कार्यरत है, तो ऊपर के जो भी 3 होंगे वो अधिशेष में माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जिसमें वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जो भी पद जिनके इन विद्यालयों में पद नहीं होते हैं, वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। यानी माध्यमिक स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल वगैरह है, उनमें ये कोई भी पद शिक्षक अगर नहीं है, तो ये सारे जो भी इस तरह के जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसमें वरिष्ठ प्रबोधक है, शिक्षाकर्मी है, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, ये सारे जो भी पैरा टीचर वगैरह वो सभी अधिशेष माने जाएंगे। अगला है कि न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा और इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। मान लो न्यायिक पद स्थगन प्राप्त है किसी कार्मिक को, यानी न्यायालय के द्वारा उसने स्थगन प्राप्त किया हुआ है, तो वो अधिशेष नहीं माना जाएगा और उसकी जगह अगर कोई अन्य कार्मिक पद स्थापित है तो वो अधिशेष माना जाएगा। यानी न्यायालय में जो भी जिसका भी प्रकरण चल रहा है उसको कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, उसकी जगह अगर उस पद पे और कोई कार्मिक पद स्थापित है तो वो अधिशेष माना जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग का जो भी आदेश वगैरह है 25/5/2022 उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। यानी उस आदेश के अनुपात में ही या उसी अनुपालना में ही जो भी मंत्रालय कर्मचारी है वो अधिशेष माने जाएंगे। अब सामान्य निर्देश है, जैसे अभी मैंने कहा था कि जैसे मान लो 3 कार्मिक अधिशेष है, तो उनमें से या कौन अधिशेष माना जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से वगैरह, तो विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर, यानी विद्यालय में कार्मिक ने जिस तिथि को कार्यग्रहण किया है उसके आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। यानी जो पहले से कार्यरत है वो वहाँ वरिष्ठ माना जाएगा, उसका कार्यग्रहण पहले से किया हुआ है तो वो तो उसी विद्यालय में माना जाएगा, और जो कनिष्ठ होगा यानी जो बाद में विद्यालय में आया है वो अधिशेष माना जाएगा। और उसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजित किया जाएगा। यानी जो भी कार्मिक नवीन पदस्थापित है, कनिष्ठ है, उनको अधिशेष माना जाएगा और ये निर्धारण होगा कार्यग्रहण तिथि से। विद्यालय में जिस तारीख को कार्मिक ने कार्यग्रहण किया है, एक मान लो कार्मिक ने कार्यग्रहण 2020 में किया और एक ने 21 में किया है, तो जो 20 में किया है उसने कार्यग्रहण पहले कर दिया, उसका आधार पे वो वरिष्ठ हो गया, तो वो विद्यालय वो उसका समायोजन हो जाएगा। और जो कनिष्ठ होगा 2021 में अगर जिसने कार्यग्रहण किया है उसको अधिशेष माना जाएगा। अगला है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों या कार्मिकों को, यानी जो ऐसे कार्मिक है जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पहले से कार्यरत थे और अब वो अचयनित हो गए, तो उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। यानी सीधी सी बात है कि जो अधिशेष हुए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से उनको हिंदी माध्यम में ही लगाया जाएगा, और अगर हिंदी माध्यम के विद्यालय में पद रिक्त नहीं है उसी स्थिति में उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगाया जाएगा। और ये भी एक टेम्परेरी व्यवस्था होगी, ये समायोजन केवल चयनित शिक्षक या कार्मिक उपलब्ध होने तक ही किया जाएगा। नहीं, जब भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे तब उनको वापस वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो भी एक्स्ट्रा या अधिशेष है उनको हिंदी माध्यम में विद्यालय में ही लगाया जाएगा।
अगर हिंदी माध्यम में पद रिक्त नहीं है तो टेम्परेरी उनको लगाया जा सकता है, लेकिन जब वो पद भर जाएगा तो वापस उनको वो वहाँ से रिलीव होना पड़ेगा। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में किया जाए। यानी जिस पद से अधिशेष कार्मिक हो रहा है उसी पद पे या उसी पोस्ट पे उनको अन्य जो भी माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय है उसमें समायोजित किया जाएगा। अन्य पद या अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए, यानी उसी पद या विषय पे ही किया जाएगा जिस विषय का वो कार्मिक होगा। मान लो एक सीनियर सेकेंडरी में अगर एक ही विषय के 2 कार्मिक है तो जो भी पहले कार्यकरण वाला होगा वो वहाँ समायोजित हो जाएगा, और जो कनिष्ठ होगा उसका पद अधिशेष माना जाएगा, और वो अधिशेष होकर के उस माध्यमिक विद्यालय में जाएगा जहाँ उसका पद है या उसका विषय का पद है वो खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जाए। और अगर माध्यमिक शिक्षा में पद रिक्त नहीं है तब उनको सेकेंड एलिमेंट्री सेटअप में, यानी प्राइमरी शिक्षा के विद्यालय जो भी होंगे प्राइमरी या मिडिल स्कूल तक, उनमें समायोजन किया जाएगा। तो पहली बात तो सेकेंडरी सेटअप का जो भी कार्मिक होगा उसको सेकेंडरी सेटअप में किया जाएगा, उसी पद पे किया जाएगा अगर जैसे जिस विषय का वो अध्यापक लेवल 1 2 जो भी है। और अगर मान लो सेकेंडरी सेटअप में कहीं भी जगह नहीं है तो उनको एलिमेंट्री सेक्शन में 5वीं 8वीं स्कूल में पद के अनुसार है वो समायोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जिन अध्यापकों जिसमें लेवल 1 या लेवल 2 उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाए। यानी जिनकी जैसे 6D का जो प्रोसेस था उसी तरीके से उनका अगर 6(3) में अगर वो हो गए हैं, यानी उनको शिक्षा विभाग में ले लिया गया है, तो उनको अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाएगा। और यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तभी उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जिन अध्यापकों लेवल 1 या 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाए। यानी जिनकी 6D या 6(3), जहाँ यहाँ 6(3) की बात की गई, शिक्षा विभाग में जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, वो तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही लगाए जाएंगे उनको प्राइमरी। और अगर मान लो माध्यमिक में पोस्ट रिक्त नहीं है तो एलिमेंट में लगाया जाएगा। और जिनका 6(3) में या शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है तो वो उस विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए उनको पंचायत राज पदों पर लगाया जाएगा। अगला है माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित नहीं होने वाले अधिशेष कार्मिक। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जिनकी पोस्ट नहीं या जो समायोजित नहीं होंगे उसमें कौन कौन आएंगे? वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनिंग टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाए। तो इनको भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित किया जाएगा। यानी जो भी सीनियर सेकेंडरी में जो भी कार्यरत है उनको आसपास के जो भी प्राइमरी या मिडिल स्कूल हैं वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों और कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में, यानी TSP वालों को TSP में और नॉन TSP क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगाया जाएगा। यानी TSP में जो भी अधिशेष होंगे उनको TSP विद्यालय में क्षेत्रों में लगाया जाएगा, नॉन TSP वालों को नॉन TSP में लगाया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक या शिक्षक जिनका TSP से नॉन TSP क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए। इसके अलावा राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के अंतर्गत इस सेवा के अंतर्गत कोई भी कार्मिक नियुक्त है तो वो कार्मिक या शिक्षक को केवल ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा, क्योंकि वो स्वेच्छा से ग्रामीण सेवा में अपनी सहमति दे करके आए हैं 2010 के नियम के अनुसार। अगला है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित शिक्षकों या कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्राथमिकता से लगाया जाए। अगर मान लो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ही चयनित हुए शिक्षक वो भी अगर एक्स्ट्रा है, जितने पद उससे ज़्यादा अगर वहाँ शिक्षक है तो उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगाया जाएगा। और शिकायत के आधार पर APO अगर कोई किया गया शिक्षक है या प्राथमिक जांच में अगर दोषी पाया गया कोई भी शिक्षक है जिसकी जांच है वो 10 दिन में पूर्ण की जाए, शिक्षक या कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठ क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ ब्लॉक या दूरस्थ जिले या ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। यानी APO जो भी होंगे
या जो भी जांच में दोषी होंगे उनको दूर जिले में या दूरस्थ ब्लॉक में लगाया जाएगा। अन्य कारणों से यानी प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित ईपीओ किए गए जो भी शिक्षक या कार्मिक है उनका समायोजन ईपीओ किए जाने के समय या प्रतिनियुक्ति पर जाने के से पूर्व कि पदस्थापन जिले में यानी जिस जिले से वो डेपुटेशन पे आए थे उस पूर्व के जिले में उसी विद्यालय में या पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पे किया जाएगा। यानी मान लो कोई कारण कार्मिक है किसी भी कारण से प्रतिनियुक्ति पे था, तो जहाँ से प्रतिनियुक्ति उसकी शुरू हुई यानी जो प्रतिनियुक्ति से पूर्व जिस जिले में था उसी जिले में या उसी विद्यालय में या निकटतम विद्यालय में उनको पदस्थापित किया जाएगा। और न्यायिक प्रकरण में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक अगर शिक्षक कार्य ग्रहण कर रहे हैं या पदस्थापन के कारण अधिशेष शिक्षक हो रहे हैं तो अन्य शिक्षकों कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधीन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाए। और अगला है पदस्थापन की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ किया जाए। यानी जो पहले से एपीओ के अंतर्गत है डीयू लेवल पे जेडी लेवल पे जो भी शिक्षक रहती है तो उनको भी समायोजन किया जाएगा। और अधिशेष कार्मिकों या शिक्षकों का समायोजन रिक्तियों के निम्न क्रम में किया जाए। यानी उसकी प्राथमिकता क्या रहेगी, किस तरीके से उनको समायोजित किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो उसी विद्यालय में कोई भी कार्मिक अगर अधिशेष है उसी विद्यालय में अगर पद रिक्त है तो पहले वहाँ, उसके बाद में उसी राजस्व ग्राम में अगर कोई पद रिक्त है यानी अन्य विद्यालय में तो उसको वहाँ समायोजित किया जाएगा। उस राजस्व ग्राम में अगर पद रिक्त नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उनको पदस्थापित किया जाएगा। और ग्राम पंचायत में अगर पद रिक्त नहीं है तो उसी ब्लॉक के अन्य विद्यालय में उनको रिक्त पद पर लगाया जाएगा। और संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में जो भी रिक्त पद उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर यथासंभव जो निकटतम ब्लॉक का विद्यालय होगा या उसका निकटतम विद्यालय होगा उसमें उनको पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार का पत्र क्रमांक 28/5/2019 की जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार किया जाएगा। और मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में किया जाएगा। और जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उनको कार्यालय में लगाया जा सकता है। मंत्रालय कर्मचारी है उनको विद्यालय के अलावा कार्यालय में भी लगाया जा सकता है। और शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी अधिशेष कार्मिक होंगे उनका समायोजन है वो ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये अधिशेष के कुछ आधार होंगे या अधिशेष कार्मिक कौन होंगे उसकी पहचान के सारा क्राइटेरिया हो गया। अब जो समय सारणी रहेगी, टाइम फ्रेम रहेगा कि समायोजन की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू होगी, कब तक होगी। तो अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची जो तैयार है वो 25/11/24 तक हो जाएगी, उससे पहले पहले हो जाएगी। तो अभी एक दो लिस्टें जो अभी टेलीग्राम वगैरह पे मैंने देखी थी, कुछ ब्लॉक की लिस्टें आ रही है जहाँ अधिशेष कार्मिकों की सूची तैयार हो चुकी है। तो जो भी इस श्रेणी में आएंगे जो भी मैंने बताई थी उनकी सूची है वो मैक्सिमम 25/11 तक तैयार हो जाएगी। और अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार यथानुसार संभावित पदस्थापन स्थान की सूची तैयार की जाएगी। 15 का मतलब हो गया कि प्राथमिकता के आधार पर उनको सबसे पहले उसी विद्यालय में, फिर उसी ग्राम में, फिर उसी ग्राम पंचायत में, या ग्राम पंचायत नहीं है तो पास के विद्यालय में, और पास के विद्यालय में नहीं तो ब्लॉक के किसी विद्यालय में, और ब्लॉक में नहीं है तो निकटतम ब्लॉक में। इस तरीके से इसकी जो भी सूची लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। वो सारा काम 28/11/2024 तक प्रस्तावित है, यानी इसी महीने की 28 तारीख तक ये हो जाएगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 में कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूचना है वो प्राथमिक विद्यालय को दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा विभाग को दी जाएगी। यानी जो सेकेंडरी सेटअप में जो कार्मिक अधिशेष होंगे उनको प्राइमरी सेटअप में 28/11 तक भेजा जाएगा। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लौटाए गए और प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची है वो 2/12 यानी 2 दिसंबर तैयार की जाएगी, 2 दिसंबर तक। और प्रारंभिक शिक्षा द्वारा बिंदु 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पद स्थापन स्थान सूची जो भी होगी वो 4/12 तक तय की जाएगी। और प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी नवीन पद स्थापन आदेश होंगे समायोजन के बाद में वो 6/12 तक होंगे। तो कुल मिलाकर के दिसंबर के पहले सप्ताह तक ये सारी जो भी प्रक्रिया है अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की वो इस टाइम पीरियड के या टेंट के अनुसार समायोजित हो जाएगी या संपन्न हो जाएगी। और ये जो आदेश है इसमें डायरेक्टर महोदय एलिमेंट्री और डायरेक्टर महोदय सेकेंडरी दोनों के आदेश है और साइन भी है, और यहाँ से ये राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा निर्देश थे किस तरीके से अधिशेष कार्मिकों का समायोजन होगा, सामान्य निर्देश क्या होंगे, कौन कौन अधिशेष की श्रेणी में आएंगे,
और अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बाद उनकी पोस्टिंग या जो भी पद स्थापन होगा वो किस किस तारीख को किस किस लेवल पे होगा, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।